हेलो एवरीवन, मैं जीत कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का श्री राज्य आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पर। और आज का जो हमारा करंट अफेयर प्रोग्राम का नाम है वो है परिक्रमा 365, जहां पर हम पूरे साल का जो करंट अफेयर है वो डे बाय डे जो है द हिंदू इंडियन एक्सप्रेस में जो भी खबरें रहती हैं उनको करते हैं। ठीक है, तो आइए सबसे पहला क्वेश्चन आज की इस क्लास का, सबसे पहला आर्टिकल, कौन कौन से ऐसे आर्टिकल्स हैं पहले ये देख लेते हैं जो हमें आज की इस क्लास में डिस्कस करने हैं। पहला है OMO, यानी कि ओपन मार्केट ऑपरेशन। ठीक है, पहला आर्टिकल है इज अबाउट OMO, ओपन मार्केट ऑपरेशन। ठीक है, आप इसको इकोनॉमी बेसिकली इकोनॉमी से रिलेट कर सकते हो। प्रीलिम्स में क्वेश्चन यहां से पूछा गया है और पूछा जा सकता है। इसके बाद मूसी रिवर प्रोजेक्ट के बारे में चर्चा करेंगे। थर्ड आर्टिकल इज अबाउट टी, टी के बारे में, चाय के बारे में बात करेंगे। फोर्थ आर्टिकल इज टू चाइल्ड नॉर्म्स, है ना, कि भाई राजस्थान के गांव बल्कि पंचायत में पॉलिसी थी कि जिनके बच्चे 2 से ज्यादा हैं वो पंचायत का चुनाव नहीं लड़ सकते। तो हुआ क्या है, रिसेंट में वो पॉलिसी को फाइनली समाप्त कर दिया गया, तो इसके बारे में चर्चा करेंगे। मोशन अगेंस्ट CEC, यानी कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं उनके अगेंस्ट पार्लियामेंट में मोशन लाने की बात विपक्ष कर रहा है। कल ज्ञानेश कुमार का आपने वीडियो जरूर देखा होगा, है ना। आप कहेंगे कि आप ऐसे क्यों ज्ञानेश कुमार जी कहिए, नहीं तो ऐसा नहीं कहेंगे। एंड मतलब जैसे वो चल रहे थे, जिस हिसाब से वो हाथ हिला रहे थे, आप समझ रहे हो वो किस पद पे हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है ना। और कहीं ना कहीं वो जो बाइजनेस है उनके अंदर वो दिखाई देती है ना। वो समझते हैं वो जैसे सेलिब्रिटी, एज जनता का प्रतिनिधि के तौर पर, मतलब प्रतिनिधि कर रहे हो, ऐसे इस तरीके से कल उनका बिहेवियर एयरपोर्ट पे देखा है, विच इज़ नॉट गुड फॉर आवर डेमोक्रेसी, है ना। तो बहुत सारे लोगों ने वहाँ पर उनको काले झंडे दिखाए बतौर बेसिकली उनका अपोज करने के लिए, है ना। तो उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। खैर, पता नहीं देश में क्या चल रहा है, बट हाँ, यूपीएससी के हिसाब से ये काम का है, वो पढ़ते हैं। देखो, सबसे पहला जो आर्टिकल है दैट इज RBI बाइज 50 करोड़ जी सिक्योरिटी फॉर लिक्विडिटी ट्रेंच टू ऑन फ्राइडे। ठीक है, देखो क्या है कि यहां पर बात हो रही है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बाई करने की। ठीक है, सबसे पहले तो ये समझो, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बाई करने की। और यहां पर जो की टर्म यूज हुआ है वो हुआ है ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है? ओपन मार्केट ऑपरेशन, ठीक है, ओपन मार्केट ऑपरेशन में याद रखिएगा, एक तो बाइंग एंड सेलिंग, बाय एंड सेल। ठीक है, क्या बाय करते हैं और क्या सेल करते हैं? सेल करते हैं जी सिक्योरिटीज को, जी सिक्योरिटीज की खरीद और खरीदना, जी सिक्योरिटीज को खरीदना एंड जी सिक्योरिटीज को बेचना क्या कहलाता है? बाइंग। ये किसके अंडर होता है? OMO के अंडर होता है। OMO क्या है आपका? एक ओपन मार्केट ऑपरेशन है। ओपन मार्केट ऑपरेशन RBI की मॉनेटरी पॉलिसी जो कमेटी है उसका क्वांटिटेटिव टूल है, जिसके तहत मार्केट में लिक्विडिटी को कंट्रोल किया जाता है। जैसे एक केस मैं ले लेता हूं यहां पर, केस 1 अगर हम डिस्कस करें, मान लो कि हमें मार्केट में लिक्विडिटी को घटाना है। पहला केस ये है कि मार्केट में हमें लिक्विडिटी को रिड्यूस करना है, ये पहला केस है। तो इस केस में हम क्या करेंगे कि RBI क्या करेगा? ज्यादा से ज्यादा सेल करेगा। आप कहेंगे सेल क्यों करेगा? आप समझिए ऑपरेशन कैसे चलेगा। देखो, सेल सेल करेगा जी सिक्योरिटीज को। तो जो RBI जब सेल करेगा जी सिक्योरिटीज को, तो बदले में उनको पैसे मिलेंगे मार्केट से। मतलब जो मार्केट में लिक्विडिटी थी वो किसके पास आ जाएगी? बैंक के पास आ जाएगी। और जो जी सिक्योरिटीज हैं वो कहां चली जाएंगी? बाजार में चली जाएंगी। इसका मतलब क्या होगा? एंड में लिक्विडिटी जो है वो क्या हो जाएगी? मार्केट में कम हो जाएगी। अब हमें लिक्विडिटी को बढ़ाना है मार्केट में, तो लिक्विडिटी कैसे बढ़ेगी? बाइंग ऑफ जी सिक्योरिटी। उसी पैसे से वो जी सिक्योरिटी खरीद लो। अब जब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीदोगे तो सिंपल सी बात है, RBI वही पैसा उठा के लोगों को दे देगी जो जिन्होंने जी सिक्योरिटीज खरीदी है। तो बदले में मार्केट में और ज्यादा पैसा चला जाएगा, पेपर जो है वो RBI के पास आ जाएंगे। तो यूपीएससी इस टाइप के सवाल आपसे पूछता है। ठीक है, तो OMO क्या है? एक ओपन मार्केट ऑपरेशन है जो कि RBI का मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का क्वांटिटेटिव टूल है। इस टूल में क्या होता है कि RBI परचेज और सेल करता है जी सिक्योरिटी, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को, और इसके थ्रू मार्केट में लिक्विडिटी को कंट्रोल करता है।
अगर लिक्विडिटी घटानी है तो सेलिंग ऑफ जी सिक्योरिटीज होती है ओएमओ के अंडर, और लिक्विडिटी को बढ़ाना है तो बाइंग ऑफ बेसिकली जी सिक्योरिटीज होती है ओएमओ के अंडर। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन प्रैक्टिस के तौर पर मैं आपको यहां पर दे देता हूं। सवाल पूछा है ओएमओ के बारे में। ओपन मार्केट ऑपरेशन को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सरकारी प्रतिभूति की खरीद या बिक्री के माध्यम से प्रणाली के माध्यम से तरलता को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। तो इस बात में तो कोई दोहराई नहीं है। यही इसके बारे में अगर लिखना हो कि ओएमओ क्या करता है तो यही एग्जैक्टली काम है इसका। ओएमओ के अंतर्गत जब आरबीआई सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद करता है तो बैंक आरबीआई को भुगतान करते हैं। इस प्रकार प्रणाली में तरलता जो है अवशोषित हो जाती है। मतलब अगर खरीदेगा, है ना, लिक्विडिटी को बढ़ाना है तो क्या करेगा, खरीदेगा, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को खरीदेगा, तरलता अवशोषित हो जाती है। भाई अगर हम बढ़ाएंगे तरलता बढ़ती है, अवशोषित नहीं होती है। अगर आरबीआई खरीदता है जी सिक्योरिटीज को तो खरीदता है तो इसका मतलब लिक्विडिटी बढ़ती है, तरलता अवशोषित नहीं होती है, तरलता मार्केट में बढ़ती है, बाजार में बढ़ती है। और बेचने पर जो है अगर आप देखोगे तो सेलिंग के केस में क्या होती है, घटती है। तो खरीदने पर नहीं, बेचने पर ऐसा होता है। तो खरीद जब करेगा तो तरलता अवशोषित नहीं, तरलता बढ़ जाएगी। ठीक है, तो यहां पर जो करेक्ट आंसर आएगा दैट इज ए। तो कोई भी क्वेश्चन करने से पहले, जैसे इकोनॉमी का कोई भी क्वेश्चन अगर आप सॉल्व कर रहे हैं तो उसको करने से पहले बेसिक एसेंस समझ लीजिए, कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, क्योंकि इकोनॉमी इज ऑल अबाउट फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपका कॉन्सेप्ट, साथ ही साथ करंट अफेयर, और बहुत ही इजी साइकिल होती है इकोनॉमी की ना, जो टर्म्स हैं वो बहुत क्लियर होनी चाहिए, तब जाके कोई क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। व्हाट इज मूसी रिवर फ्रंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट? 1 सेकेंड। तो हुआ क्या है, मूसी रिवर जो कि 55 किलोमीटर जो है बेसिकली लगभग 55 किलोमीटर तक हैदराबाद के शहर से होकर जाती है। इसके डेवलपमेंट की इस परियोजना में, इस प्रोजेक्ट में इस रिवर को पुनर्जीवित करने की बात हो रही है। ठीक है, इसको पुनर्जीवित करने की बात हो रही है, इसके रिवर फ्रंट को डेवलपमेंट करने की बात हो रही है। इसके पीछे उद्देश्य क्या है? पहला, साल भर ताकि जल प्रवाह वो सुनिश्चित कर सके। व्हाट डज द डेवलपमेंट इंटेल, है ना? तो सबसे पहले क्या है, ताकि हम साल भर जल प्रवाह सुनिश्चित कर सके। मनोरंजन स्थल के तौर पर, शॉपिंग क्षेत्र के तौर पर सार्वजनिक स्थान विकसित करना, और नदी किनारों पर हेरिटेज स्ट्रक्चर का संरक्षण करना, ये इस प्रोजेक्ट का काम है। ठीक है, आइए सबसे पहले मूसी रिवर के बारे में जानते हैं। मूसी रिवर जो है वो कृष्णा की सहायक नदी है। ये रही कृष्णा। अगर मेजर रिवर देखेंगे तो कृष्णा है, कृष्णा की सहायक नदी है। यहाँ पर अगर आप आंध्र प्रदेश में देखोगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी मूसी रिवर। अगर अच्छे से देखना है तो ऐसे कि ये कृष्णा रिवर जा रही है जो कि यहाँ पर बे ऑफ बंगाल में ड्रेन हो जाएगी। ठीक है, बे ऑफ बंगाल में। तो यहाँ पर देखो कृष्णा रिवर की जो सहायक नदी है कोयना है, पंचगंगा है, घाट प्रभा है, माल प्रभा है। ठीक है, यहाँ से देखो भीमा है, भीमा के बाद डिंडी है। ठीक है, डिंडी के बाद मोसी है, मोनेरू है ना? तो ये सब कहाँ है? बे ऑफ बंगाल में गिरती है, और यहाँ से तुंगभद्रा है। तो ये सारी की सारी जो रिवर्स है ये सब कृष्णा की सहायक है। और मूसी रिवर जो है वो कृष्णा की कौन सी सहायक है? ये बेसिकली आपको, अगर नॉर्मली देखो रिवर ऐसे गिर रही है तो यहां से जो आके मिल रही है वो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है, नीचे से जो मिल रही है वो राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है। ठीक है, तो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज में आएगी कि नहीं आएगी, तो ये आपको देखना है मूसी रिवर के बारे में। इस परियोजना में कौन कौन सी चीजें शामिल है आइए मैं आपको बता देता हूं। परियोजना में जो सबसे पहली चीज शामिल है वो है कि लगभग 55 किलोमीटर नदी तट के दोनों किनारों पर शहरी विकास, है ना? दोनों किनारों का जो है रिवर फ्रंट जिसको हम बोल रहे हैं वो उसका क्या हो जाएगा? विकास हो जाएगा। ठीक है, गोदावरी से, है ना, मलाना सागर रिजर्वायर के माध्यम से पानी निकालकर जो है नदी में जोड़ेंगे। ठीक है, सीवेज उपचार 31 जो है एसटीपी, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बोलते हैं इनको, और 39 नए प्लांट स्थापित करने की योजना बनाई जा रही है। मूसा एंड इसी नदियां जिनसे ये मुनेरी बनती है, गांधी सरोवर नामक संस्कृति परिसर प्रस्तावित है इसमें। और प्रारंभिक चरण के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक से फंडिंग का सिद्धांत की मिला है, मतलब बेसिकली एशियन डेवलपमेंट बैंक से इसको फंडिंग भी मिली है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे
तो टोटल 5 ऐसी चीजें हैं जिस पर काम कर रहे हैं सब, ठीक है। तो ये वो 5 घटक हैं मूसी रिवर के जिसके डेवलपमेंट की बात हो रही है। तो वर्तमान विवाद क्या है, ठीक है। विवाद है सबसे पहला कि जो नदी किनारे बसे भाग है ना, बसे स्लम, उसको हटाना एक प्रॉब्लम है कि हम उसको हटाना चाह रहे हैं। तो एक विवाद का कारण यह है। दूसरा, नागरिक समूह कार्यकर्ताओं ने मूसी जन आंदोलन के नाम से विरोध किया है, ठीक है। तो यहां पर क्या है, आंदोलन भी है, ठीक है। लोग विरोध कर रहे हैं इसका, रिवर फ्रंट डेवलपमेंट का, क्योंकि वो कहां जाएंगे, ठीक है। उसके बाद यहां पर भूमि अधिग्रहण नोटिस भी आया है सरकार के द्वारा लोगों को भूमि अधिग्रहण नोटिस आया है। और इसके बाद जो लोग हैं वो क्या कर रहे हैं बेसिकली, तो यहां पर अगर आप देखोगे तो ये क्या कर रहे हैं, ये कर रहे हैं ओवरऑल एक काम, दैट इज विरोध, टोटली विरोध कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सब आपको देखने को यहां पर मिलेगा, ठीक है। अगर हम मूसी रिवर की बात करें तो मूसी रिवर ओरिजिनेट होती है बेसिकली कहां से, जो अनंतगिरी हिल्स है वहां से, तेलंगाना के, ठीक है। और कृष्णा नदी में ये फाइनली मिलती है, ठीक है। तो ये रहा मूसी रिवर के बारे में। चलो एक क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूं प्रैक्टिस के तौर पर। जैसे यहां पर एक क्वेश्चन है, तुंगभद्रा नदी कृष्णा नदी के बाएं तट पर, यस तो बाएं तट पर, एक सेकंड, हाँ जी। तो क्या क्वेश्चन था, दाएं तट की सहायक नदी है पहला, कृष्णा नदी तेलंगाना आंध्र प्रदेश से होकर बहती है। अब बताइए कि इसका जो सही उत्तर है वो क्या होगा। अब देखो, अब आपको अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि जो मूसी रिवर है वो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है, राइट नहीं है। तो ये तो वैसे गलत हो गया, ये सही है, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से होकर बहती है कृष्णा नदी, ये बात सही है, इसलिए बी आंसर हो जाएगा। तो प्रीलिम्स और मेंस के क्वेश्चन साथ करते करते चलेंगे, कुछ ना कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन जो है वो जरूरी है, ताकि टॉपिक से आपको पता लगे क्वेश्चन कैसा कैसे बनता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर आर्टिकल नंबर 3 की। तो दो आर्टिकल हमने किए, चलिए दोनों आर्टिकल ये हो गए। अब हम देखते हैं तीसरा आर्टिकल है असम गवर्नमेंट के बारे में। असम गवर्नमेंट हाइक मिनिमम डेली वेजेस ऑफ टी वर्कर 30 रुपीज अहेड ऑफ इलेक्शन, ठीक है। इलेक्शन से पहले ऐसा हुआ है और ऐसा होता है, इलेक्शन से पहले अक्सर नेता क्या करते हैं कि भाई पेट्रोल डीजल के दाम कम कर देते हैं, आने के बाद फिर वापस जो है उसको बढ़ा देते हैं, ये काम है। ये कोई नेताओं का ऐसा नहीं है कि ये ज़्यादा अलग से कुछ करेंगे, भाई इनका आपके पैसे से ही लेके आपका ही डेवलपमेंट करने की बात करते हैं और आपका ही ऊपर सारा बर्डन आता है, ठीक है। खैर हमें उस बात से कुछ लेना देना नहीं है। हम यहाँ पर बात करेंगे टी के बारे में, चाय के बारे में, ठीक है। क्यों जरूरी है, क्योंकि यूपीएससी ने सवाल पूछा हुआ है चाय बोर्ड के बारे में, चाय के बारे में, ठीक है। तो सब कुछ डिस्कस करेंगे हम प्रीलिम्स के हिसाब से, प्रीलिम्स नजदीक है। चाय, कॉफी और हल्दी अब तक यूपीएससी सवाल पूछ चुका है, अगला मखाना है, अगली बार सवाल पूछेगी मखाने पर, ठीक है। भारत के प्रमुख चाय उत्पादक राज्य में अगर देखोगे तो सबसे अग्रणी जो स्थान है वो किसको मिलता है, असम को, ठीक है। पश्चिम बंगाल दार्जिलिंग चाय अपने विशिष्ट सुगंध और स्वाद के लिए प्रसिद्ध है। जो पश्चिम बंगाल की चाय वो किसके लिए प्रसिद्ध है, विशिष्ट सुगंध और स्वाद के लिए। तमिलनाडु नीलगिरी पहाड़ियों में सुगंधित चाय का उत्पादन होता है। मुन्नार क्षेत्र में चाय की खेती की जाती है। तो कहाँ कहाँ, असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, इसके अलावा कर्नाटक, त्रिपुरा, हिमाचल, सिक्किम, ये सब चाय उत्पादक राज्य हैं। भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूसरा चाय का उत्पादक है और सबसे बड़ा उपभोक्ता है। ये फुटकू दो चाय हो जाए जरा कड़क, है ना। पंचायत सीरीज अगर आपने देखी हो तो वहां चाय ही चलती रहती है थड़ी पे बैठ के। जब मैं राजस्थान गया था तो मैंने देखा सबसे पहले थड़ी पे चाय पीने का कॉन्सेप्ट वहीं से देखा।
फिर धीरे धीरे ये समझ में आया कि चाय वाले ने बगल में सुट्टे की दुकान खोल ली है तो चाय सुट्टा हो गया है, तो एक एमबीए करके आया, उसने चाय सुट्टा बार बना दिया, ठीक है, जबकि वहाँ वो मिलता भी नहीं है, ठीक है। तो चाय और सिगरेट का भारत में अगर आप देखोगे, स्पेशली कॉरपोरेट्स के वर्ल्ड में एक अलग सा, इनका अलग सा रिश्ता हो गया है। आप ये समझो कि कॉरपोरेट एम्प्लॉय से ज़्यादा चाय बेचने वाला एम्प्लॉय जो उसके बाहर चाय बेचता है वो ज़्यादा पैसे कमा रहा है, ठीक है। तो चाय में हम उत्पादन में दूसरे में हैं, वो ठीक है, उपभोग नंबर 1 है। भाई क्लास से पहले चाय चाहिए, क्लास के बाद चाय चाहिए, उठते टाइम चाय चाहिए, रात को शाम को एक चाय जरूर चाहिए, है ना। पहले बहुत पीते थे लेकिन अब बंद कर दी कि ठीक है क्या करेंगे चाय पी, अब ग्रीन टी पीने का मन है तो ग्रीन टी पीते हैं सब। चाय की खेती के लिए जो आवश्यक जलवायु है ना, कृषि जलवायु परिस्थितियां वो क्या क्या है। 20 से 30 डिग्री सेल्सियस तक गर्मी जो है, बेसिकली 20 से 30 डिग्री सेल्सियस तक जो है तापमान चाहिए। कितना तापमान चाहिए? 20 से 30 डिग्री सेल्सियस तक तापमान चाहिए, ठीक है, इतना टेम्परेचर होना चाहिए। वर्षा 150 से 300 सेंटीमीटर के करीब होनी चाहिए। कितनी? 150 से 300 सेंटीमीटर। इसके बाद पूरे वर्ष नियमित रूप से होनी चाहिए वर्षा। मिट्टी जो है अम्लीय और जैविक पदार्थों से भरपूर होनी चाहिए। मिट्टी जो है, ऊंचाई देखो, इतने ही फैक्टर्स हो सकते हैं किसी भी चीज के। ऊंचाई क्या है? 600 से 2000 मीटर। आंशिक छाया जो है आवश्यकता है, कॉफी के लिए भी सेम, कॉफी के लिए है। चाय के अलावा इफ वी आर टॉकिंग अबाउट कि चाय के अलावा कॉफी के लिए भी सेम कंडीशन है, ठीक है, कॉफी के लिए भी सेम कंडीशन है, ये याद रखना है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं यहां पर चाय की, तो ये कंडीशन हो सकती है, ठीक है। तो आंशिक रूप से छाया चाय के लिए भी और कॉफी के लिए, दोनों के लिए अच्छी है, ठीक है। इसके बाद चाय बोर्ड जो है एक वैधानिक निकाय है। क्या है? चाय बोर्ड ऑफ इंडिया जो क्या है, एक वैधानिक निकाय है। और किस चाय बोर्ड के बारे में बात करें तो स्टैट्यूटरी बॉडी है। क्यों? क्योंकि इसको चाय अधिनियम 1953 के तहत बनाया गया था। और कोई भी कानून किसी अधिनियम के तहत बनाया जाता है तो क्या बन जाता? कोई भी बॉडी जो है स्टैट्यूटरी बॉडी बन जाती है। और कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है तो संवैधानिक बॉडी है ना। और किस मंत्रालय के तहत आता है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के तहत आता है। सेम वो वाला बोर्ड भी आपका मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री में, कॉफी बोर्ड भी, हल्दी बोर्ड भी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री में आता है ना। उद्देश्य क्या है? भारत में चाय उद्योगों को का विनियमन करना है, प्रोत्साहन और उसका विकास करना है। ये सब चाय बोर्ड की कहानी है, ये भी सुन लीजिए, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चंस बनते हैं यहां से, क्वेश्चन 2 बार पूछा गया यहां से, ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। उसके बाद हेडक्वार्टर पूछ लेता है आपसे, मतलब एक चाय टी बोर्ड पे सवाल पूछा था, यूपीएससी ने पूछा था कि क्या बाहर कहीं टी बोर्ड है, इंडिया के बाहर भी है? भाई दुबई में है, ठीक है। कोलकाता पश्चिम बंगाल में इसका हेडक्वार्टर है। क्षेत्रीय कार्यालय असम में, तमिलनाडु, केरल में मिल जाएंगे। और टोकलाई चाय अनुसंधान संस्थान असम जैसे छात्रों, असम के छात्रों के साथ जो है काम करता है। अनुसंधान संस्थान कहां पर है? असम में है, ठीक है, क्लियर है। चलिए बात करते हैं इस क्वेश्चन की। कह रहा है कि भारत दुनिया का चाय का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता है। देखो, जब मैंने आपको बताया कि भाई उत्पादक और उपभोक्ता है, भाई उत्पादक तो दूसरे नंबर पे, उपभोक्ता पहले नंबर पे, ये गलत हो गया है। दूसरा, चाय की खेती व्यापार प्रोत्साहन के लिए बेसिकली चाय बोर्ड है, ठीक है। दार्जिलिंग पहला ऐसा जीआई टैग था जो जिसको सबसे पहले मिला हुआ दार्जिलिंग टी, ठीक है, क्या था? दार्जिलिंग टी था। तो ये क्या हो जाएगा आपका? 2 और 3 जो है वो सही हो जाएगा। तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी, ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला आर्टिकल जो है, अगला जो आर्टिकल है वो बात कर रहा है राजस्थान हाउस पासिस बिल टू स्क्रैप टूल चाइल्ड नॉर्म्स फॉर पंचायत पोल्स, ठीक है। अब अगर इसमें देखोगे आप तो यहां पर राजस्थान लेजिस्लेटिव असेंबली ने राजस्थान पंचायत राज अमेंडमेंट बिल 2026 उसको पास कर दिया है।
और जो 2 बच्चों का क्राइटेरिया था उस क्राइटेरिया को बेसिकली हटा दिया है। उस क्राइटेरिया में क्या था कि यार 2 बच्चे जो हैं, 2 बच्चे है ना होंगे तो ही आप पंचायत का इलेक्शन लड़ सकते हो, तो 2 बच्चों के बाद आप पंचायत का इलेक्शन नहीं लड़ सकते हो, इसलिए ऐसा था, है ना। अब यह नियम बनाया गया था कि टोटल फर्टि अब जैसे इशू क्या है उसके पीछे, पहले ये कहानी जो है वो समझो। इस कहानी में मेन चीज ये है कि उस वक्त टोटल फर्टिलिटी रेट ज्यादा हुआ करती थी, तो इन्होंने कहा कि जनसंख्या का नियंत्रण होगा और पंचायती राज व्यवस्था शहरी निकाय चुनावों पर यह लागू होगा कि 2 बच्चे जिनके हैं, 2 बच्चे जिनके ज्यादा हैं वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। अब इसको हटा दिया गया, क्यों क्यों हटा दिया गया है? क्योंकि सरकार का यह तर्क है कि जब नियम बनाया गया था तो जब टोटल फर्टिलिटी रेट 3.6% था, 3.6 था सॉरी, और अब ये 2 हो गया है, तो अब प्रतिबंध कोई प्रासंगिक रह नहीं जाता है। यह नियम कई सक्षम व्यक्तियों को चुनाव लड़ने से रोक सकता है। वैसे भी देखो, डेमोक्रेसी में मेरा मानना है कि ऐसा कोई रूल नहीं होना चाहिए। आप जनसंख्या नियंत्रण के लिए दूसरे काम करो, आप जनसंख्या नियंत्रण के लिए आदमियों को, लोगों को जागरूक करो, महिलाओं को साक्षर बनाओ, पुरुषों को साक्षर बनाओ, और उन्हें बताओ कि भाई बच्चे 2 ही अच्छे क्यों, ऐसा है, संसाधनों के बारे में बताओ, जागरूकता फैलाओ। ये कोई तरीका नहीं है कि 2 बच्चे से ज्यादा हैं तो आप पंचायत का चुनाव नहीं लड़ सकते, ये तो गलत बात है। क्या पता कोई पोटेंशियल बंदा जो उस पंचायत में कुछ बड़ा परिवर्तन कर सकता है, वो इस वजह से चुनाव नहीं लड़ पाता है कि उसके 2 से ज्यादा बच्चे हैं, ये तो गलत हुआ। मतलब डेमोक्रेसी में उसको मौका नहीं मिला अपने आप को वैसे एज अ प्रतिनिधि बनने का, है ना, या प्रतिनिधित्व करने का। क्या पता वो बेहतर गांव को या नगर निगम को बहुत आगे लेके जाता, है ना। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि वो प्रतिनिधि खराब होगा जिसके 2 से ज्यादा बच्चे हैं, ये कोई क्राइटेरिया थोड़ी है। भारतीय लोकतंत्र में ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, और बिल्कुल हटाए तो बहुत सही किया, क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जाएगा तो अधिकारों से वंचित ही हो रहा है वो व्यक्ति, है ना। तो एक प्रतिबंध लगाना कोई प्रासंगिक नहीं है, क्योंकि अब तो टोटल फर्टिलिटी रेट ओवरऑल इंडिया का देखोगे तो 2.1 के अराउंड है, ठीक है। तो यह नियम कई सक्षम व्यक्तियों को चुनाव लड़ने से रोकता है, ठीक है। अब विपक्ष क्या कह रहा है इस पे? विपक्ष का यह मानना है कि जनसंख्या देखो अभी भी बढ़ रही है, इसलिए यह नियम हटाना उचित नहीं है। जनसंख्या जो है वो लगातार अभी भी बढ़ रही है ना। अब ये स्टेट टू स्टेट वेरी कर रही है ओवरऑल, अगर आप देखोगे तो कोविड-19 में जनसंख्या बढ़ी हमारी। सरकार को पहले पंचायत चुनाव कराने पर ध्यान देना चाहिए, है ना। नियम हटाने के पीछे राजनीतिक दबाव हो सकता है, ठीक है। अगर आप मुझसे पूछोगे कि सर आपका क्या तर्क है, इसमें हटना चाहिए कि नहीं हटना चाहिए, मैं तो मानूंगा कि बिल्कुल हटना चाहिए। मान लो कि एक तबका जो है या एक व्यक्ति भी जो है अगर अपने आप को एज अ रिप्रेजेंटेटिव देखता है लोगों का, तो इसका मतलब ये गलती किसकी है कि आपने जागरूकता नहीं फैलाई। 2 की जगह 3 बच्चे हुए, ऐसा कोई क्राइटेरिया बना देते हो, है ना। क्राइटेरिया जो है तो ये कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी में ठीक नहीं है, लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। लोकतंत्र में होना ये चाहिए कि कोई भी व्यक्ति, भाई बच्चे जो चाहे कितने हो, बच्चे कोई क्राइटेरिया कैसे हो सकते हैं, है ना। पॉपुलेशन की पॉलिसी लेके आओ आप, जैसे सन 2000 में हम लेके आए, अटल संदेश वाहिनी ने ये काम किया। तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हमें जागरूकता फैलाते हुए हमें कोशिश करनी चाहिए कि भविष्य में ऐसा ना हो। और हम चाइना थोड़ी हैं कि किसी को बच्चे पैदा करने से रोक लेंगे, ये कंट्रोल कर लेंगे पॉलिसी कि अब तुम केवल 2 बच्चे पैदा करोगे, है ना। ये तो लोकतंत्र की भावना ही नहीं नजर आ रही। तो मेरे अकॉर्डिंग इस टाइप का कोई भी नियमावली नहीं होनी चाहिए कि 2 बच्चे हैं तो पंचायत का चुनाव नहीं लड़ने दिया जाएगा। अगर कर रहे हो तो सारे देश में करो, फिर एमपी एमएलए का भी नहीं लड़ोगे, ठीक है। केवल पंचायती स्तर पर ही क्यों, सवाल ये है, ठीक है। और व्यक्ति को प्रतिनिधित्व करने की समाज की पूरी छूट होनी चाहिए। हर व्यक्ति को ये मौका मिलना चाहिए कि वो राजनीति में आए। हर व्यक्ति को ये मौका मिलना चाहिए कि वो अपने गांव के, नगर के विकास के लिए सोचे, और वो सोच रहा है तो पंचायत में सरपंच के तौर पर, भागीदारी के तौर पर अपना नामांकन भर सके। अगर वो नहीं भर पा रहा है तो इसका मतलब लोकतंत्र में उसके अधिकार का हनन हो रहा है, वंचित कर दिया जा रहा है उसको किसी भी तरीके से। तो मेरा ऐसा मानना है कि नहीं होना चाहिए। मैं पूरी तरीके से पक्ष में हूँ, ठीक है। हम दूसरे तरीकों से कर सकते हैं चीजों को, लेकिन सिर्फ ये क्राइटेरिया नहीं बनाना चाहिए। चलिए, 73वां संविधान संशोधन से पंचायत को संवैधानिक दर्जा मिला।
स्थानीय निकाय चुनावों के लिए पात्रता शर्त तय करता है, जो कि जावेद वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने दो बच्चे मानदंड को संवैधानिक रूप से वैध माना कि ठीक है इसको कर लेते हैं, दो बच्चों को, है ना, दो बच्चे हैं तो ठीक है। बट मेरा इसमें पक्ष में, इस पक्ष में नहीं, झुकाव नहीं रखता हूं, ठीक है, तो मेरा ऐसा मानना है। चलिए बात करते हैं अपोजिशन लाइन अप मोशन सीकिंग सीईसी इम्पीचमेंट। क्यों? क्योंकि यहां पर अगर आप देखोगे तो अभी एसआईआर कहां चल रहा है, वेस्ट बंगाल की बात चल रही है ना, और जो ज्ञानेश एज अ चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, उनकी जो ख्याति है, अपोजिशन उन पे बार बार इल्जाम लगा रही है कि वो एक प्रतिनिधित्व करते हैं केवल केंद्र सरकार का, जबकि इंडिपेंडेंट बॉडी है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। और कल उनका जो रवैया देखा आप लोगों ने, वो एक अलग मैटर है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं एसआईआर में बहुत सारी चीजें गड़बड़ हो सकती हैं, इसके लिए उनका काफी विरोध भी हुआ। गो बैक, मतलब सोचो, गो बैक साइमन के नारे लगाए थे, आज भारत में गो बैक ज्ञानेश, है ना, द मर्डरर ऑफ डेमोक्रेसी, इस टाइप के नारे लग रहे हैं, ठीक है। तो ये छोटी बात नहीं है देश के लिए, ठीक है। तो ऐसे में अपोजिशन सोच रही है इम्पीचमेंट का। पहले समझते हैं भाई, आप इस माध्यम से मैं आपको बता देता हूं सबसे पहले कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। कि सेक्रेटरी लेवल की पोजीशन मस्ट होल्ड हैव हेल्ड पोस्ट इक्विवेलेंट टू सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, इस लेवल पे होना चाहिए। मस्ट पोजेस एक्सपर्टीज इन मैनेजिंग एंड कंडक्टिंग इलेक्शन, ठीक है। तो ये बेसिक क्राइटेरिया, इसके अलावा अलग कोई क्राइटेरिया नहीं है। 665 इसका क्राइटेरिया है, 665 जो टर्म जो है 6 साल या 65 वर्ष एज का। सर्च कमेटी जो कि मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस जो है वो हेड करेंगे इसको, 2 मेंबर रहेंगे सेक्रेटरी रैंक के और हायर रैंक के। ये पैनल जो है, पैनल ऑफ 5 कैंडिडेट जो है वो बनाएंगे, और ये सिलेक्ट कमेटी को नाम भी देंगे। इसमें पीएम रहेंगे चेयरपर्सन, लीडर ऑफ अपोजिशन एज अ मेंबर, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय पीएम रिकमेंडेड द कैंडिडेट टू द प्रेसिडेंट, ठीक है। तो ये इसमें लोग रहेंगे। कौन कौन रहेगा याद रखिएगा, इसमें पहले सीजीआई भी हुआ करते थे, लेकिन विवाद हुआ, सीजीआई को हटा दिया गया फिर इसमें से। अब रेजिग्नेशन रिमूवल कैसे होगा? सीईसी और ईसी कैन रिजाइन बाय राइटिंग टू द प्रेसिडेंट। सीईसी को महाभियोग के थ्रू, इंपीचमेंट के थ्रू निकाला जा सकता है, और अदर इलेक्शन कमीशन को सीईसी के कहने पर, ठीक है। सुप्रीम और रिमूवल सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तरह होगा। मतलब कैसे होगा? सबसे पहले इनको निकालने के लिए, हाँ चलो पहले ये समझ लो फिर समझाता हूं। रिक्वायर सीईसी रिकमेंडेशन, ईसी को अगर रिमूव करना है तो इलेक्शन कमिश्नर को अदर, टोटल कितने होते हैं? 1+2, ठीक है। 3 मेंबर बॉडी है, मल्टी मेंबर बॉडी है। ड्यूरेशन 6 ईयर्स, 65 जो भी पहले हो जाए, ठीक है। तो रीअपॉइंटमेंट जो है अलाउड है। अगर आप देखोगे रीअपॉइंटमेंट वो अलाउ है, ठीक है, याद रखिएगा। इस केस में अगर आप देखोगे यहां पर, सॉरी, नो रीअपॉइंटमेंट अलाउ नहीं है, सॉरी, अपॉइंटमेंट अलाउ नहीं है। अब बात करते हैं इनके रिमूवल की। रिमूवल जो है वो सेम है एज सीजीआई या सुप्रीम कोर्ट का जज। अब सुप्रीम कोर्ट के जज निकाले कैसे जाते हैं बेटा? इनके लिए सबसे पहले हमें देखना पड़ता है कि मोशन लाना पड़ता है। एक मोशन आएगा लोकसभा में और एक मोशन आएगा राज्यसभा में। लोकसभा में कोई मोशन आएगा तो 100 मेंबर चाहिए, राज्यसभा में कोई भी मोशन आएगा तो 50 मेंबर चाहिए। मैटर जाएगा सुप्रीम कोर्ट, लोकसभा के चेयरपर्सन के पास या राज्यसभा के चेयरपर्सन के पास। अब वो डिसाइड करेंगे कि मैटर आगे जाएगा कि नहीं जाएगा। फिर वही 3 मेंबर की बॉडी बनेगी, वो जांच करेगी और फिर वोटिंग होगी, और इफेक्टिव मेजोरिटी चाहिए वोटिंग में। सीईसी इज हेडेड ऑफ, सीईसी क्या करते हैं? इज द हेड ऑफ इलेक्शन कमीशन रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग फ्री फेयर इलेक्शन। आर्टिकल 324 याद रखना, ठीक है। इक्वल पावर होती है सीईसी की, इलेक्शन कमिश्नर की इक्वल पावर होती है डिसीजन मेकिंग में। दिस इज एन इंडिपेंडेंट प्रोटेक्टेड फ्रॉम द गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस टू मेंटेन द न्यूट्रलिटी। बट ऐसा नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं है। तो ये रिमूवल प्रोसेस है किसका? इलेक्शन कमिश्नर को हटाने का। अब यहां पर ये जो क्वेश्चन देख रहे हैं आप, ये प्रैक्टिस के तौर पर मैं आपको देता हूं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक 5 सदस्यीय निकाय है। आप एक बात बताओ, अभी मैंने क्या बताया था? मल्टी मेंबर बॉडी है, लेकिन 5 नहीं है, 3 है। 2
ईसी और एक सीईसी, ठीक है। तो पहला ऑप्शन गलत हुआ। होम अफेयर जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर है वो चुनाव और उपचुनावों के लिए कार्यक्रम तय करता है, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर है, गृह मंत्रालय थोड़ी करेगा, ये भी गलत है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी कि भारत का निर्वाचन आयोग मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल को विभाजन विलय से जुड़े विवादों का समाधान करता है, ये बात सही है, ये काम तो ये करता है, तो ये ऑप्शन सही है। तो यहां पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डी, ऑप्शन 3। तो जितने भी बच्चे हैं जो भी क्लास देख रहे हैं, सबसे पहले बेसिक समझिए, कहीं इन चीजों की चर्चा नहीं हुई तो ये गलत है। और इसके बाद ये टॉपिक हमने डिस्कस किया था, ये लाइन हमने इसके बारे में तो देखो आप सभी को पता है कि इलेक्टोरल रोल जो है वो प्रिपेयर करना होता है, मान्यता देनी होती है पार्टी को, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगाना होता है, और ये सारे काम जो है विलय से संबंधित कोई विवाद हो गया तो इलेक्शन कमीशन निपटाता है उसको, तो ये काम है इलेक्शन कमीशन के, ठीक है। तो यहाँ पर आपके 5 आर्टिकल डिस्कस होते हैं, ठीक है, पूरे के पूरे 5 आर्टिकल यहाँ पर खत्म होते हैं। इन 5 आर्टिकल्स में सिंपल सिंपल सा हमने क्या समझा कि भाई क्या एक्चुअली होता है, कितना मतलब एग्जाम के दृष्टिकोण से होना चाहिए, जो भी हो रहा है एग्जाम के दृष्टिकोण के हिसाब से हो रहा है और कुछ नहीं, ठीक है। तो ये थे 5 आर्टिकल, आज थोड़े बेसिक्स आर्टिकल थे। एक वैसे एडिटोरियल आए थे 3 ईरान के ऊपर, वो मैंने डिस्कस नहीं किया क्योंकि ईरान के ऊपर मैं अलग से वीडियो बना के दूंगा कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, तो उसको हम 1 घंटे के हिसाब से अलग से कवर करके चलेंगे। तो आज आप इनसे ये 5 आर्टिकल से काम चलाइए, ठीक है। तो कल मिलेंगे और कल देखेंगे कौन से ऐसे आर्टिकल हैं जो काम आ सकते हैं यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से। थैंक यू सो मच एवरीवन। और जो भी पीपीटी में लिखा हुआ उसको नोट कर लिया करो ताकि बार बार रिवाइज करने में हेल्प हो जाए, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।